हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लेकर आए हैं क्लास 9th की पोएम नंबर 4 जिसका नेम है द लेक आइजले ऑफ इनिस्फ्री। ठीक है, राइट। पोएम का नेम आप देख सकते हो, द लेक ऑफ आइजले ऑफ इनिस्फ्री। ये आपकी पोएम का नाम है जिसको विलियम बटलर ईस्ट ने लिखा है। क्लास 9 की पोएम है। इस पोएम के अंदर इसका जो मीनिंग है वो देख लो। इट इज़ a name of an actual place near the coast of आयरलैंड। अब ये रियल में आइसलैंड जो इनिस्फ्री जो जगह है ना, इनिस्फ्री, ये आयरलैंड के एक टापू पर स्थित एक रियल जगह है। तो इसकी जो मीनिंग है इस पोएम का वो ये है कि इनिस्फ्री की झील में स्थित एक टापू, विलियम बटलर ईस्ट ने इसको लिखा है। पोएम के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको कि यह प्रसिद्ध कविता इनिस्फ्री की शांति वह प्रशांति के लिए कवि की चाह को प्रकट करती है और इनिस्फ्री वह स्थान है जहां उसने एक बच्चे के रूप में बहुत सारा समय बिताया था। यह कविता एक सॉन्ग के रूप में है। तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ कीवर्ड्स आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। केबिन, क्ले, वॉटल्स, बीन, बी लाउड, ग्लेड, ड्रॉपिंग, व्हील्स, क्रिकेट, ग्लिमर, लिनेट, लैपिंग, शोर, पावमेंट, कोर, ये कुछ वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग पोएम के अंदर आएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम स्टेंजा नंबर 1 के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला जो स्टेंजा है लिख रखा है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade। अब यहाँ पर ये 4 लाइन्स लिखी हुई है, इसमें कुछ मीनिंग्स आए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। अराइज का मतलब होता है उठना। केबिन का मतलब लकड़ी की बनी हुई जो छोटी झोंपड़ी होती है उसको केबिन बोलते हैं, लकड़ी से बनी हुई। क्ले मतलब आप जानते हो, बहुत कॉमन सा वर्ड है। क्ले मतलब मिट्टी, जिसको अपन घारा भी बोलते हैं। वॉटल्स का मतलब होता है तख्ते, ठीक है। ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस या वॉल्स, दीवार या बाड़ बनाने के लिए जो मोड़ी हुई लकड़ियाँ होती है, तख्तियाँ होती है, टहनियाँ होती है, जिसको अपन खपच्चियाँ कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि गाँवों के अंदर जब अपन फार्म हाउस वगैरह बनाते हैं तो अपन पत्थर की दीवार नहीं बना के और वहाँ पर लकड़ियाँ लगा देते हैं, लंबी लंबी लकड़ियाँ, या फिर पाटियाँ लगा देते हैं। तो वो होता है वॉटल्स, उसको वॉटल्स बोलते हैं। इसके बाद वर्ड आया है आपके बीन। बीन एक तरह का जो सेम का जो बीज होता है, उसको सेम होता है ना, उसको बीन बोलते हैं। रोज़ का मतलब यहाँ पर लाइनें हैं, कतारें हैं। हाइव का मतलब मधुमक्खी का छत्ता है। हनी बी मधुमक्खी को बोलते हैं, अलोन अकेला है। बी लाउड जो आया है इसके अंदर, उसका मतलब होता है मधुमक्खियों की जो भिनभिनाहट की आवाज़ जो होती है उसको बी लाउड कहते हैं। ग्लेड का मतलब यहाँ पर जंगल में खुला स्थान से है, ठीक है ना। तो ये कुछ मीनिंग थे। इसका मीनिंग बता रखा कि राइटर ये बोलता है कि राइटर का कहना है कि वो अब उठेगा और इनिस्फ्री जाएगा, ठीक है ना, और वो वहाँ जाकर मिट्टी व तिनकों से या लकड़ियों के तख्तों से एक छोटी सी झोंपड़ी या कुटिया बनाएगा। वहाँ पर वो 9 पंक्तियों में सेम के पौधे भी उगाएगा और वहाँ मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता होगा। वहाँ वह मधुमक्खियों की आवाज़ से गूंजते हुए कुंज में अकेला रहेगा। मतलब कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि वो बिल्कुल शांत वातावरण में जाना चाहता है, क्योंकि वो शहरी वातावरण से उब गया है और इनिस्फ्री लेक जो है वो बहुत शांत एरिया है। वहाँ पर वो जाकर रहना चाहता है और वहाँ जाकर वो झोंपड़ी बनाएगा। झोंपड़ी किससे बनेगी? तो मिट्टी की और लकड़ी के तख्तों से वो की हेल्प से वो झोंपड़ी बनाएगा। वहाँ पर वो एक मधुमक्खी का छत्ता भी होगा वहाँ पर। साथ में वहाँ पर जो बीन है, सेम के जो पौधे हैं, उसकी भी वो 9 पंक्तियाँ हैं, 9 लाइनें वहाँ पर सेम के पौधों की लगाएगा। ये सब उसकी इच्छा है और वहाँ पर वो रहना पसंद करेगा। तो ये लिख रखा है कि कवि कहता है कि वो उठेगा और नहीं फिर जाएगा। वो वहाँ जाकर मिट्टी व तिनकों से एक छोटी सी झोंपड़ी बनाएगा। वो 9 पंक्तियों में सेम के पौधे उगाएगा और मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी वहाँ पर होगा। वहाँ वह मधुमक्खियों की आवाज़ के बीच में अकेला रहेगा। तो ये पहला स्टेंजा था, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस अगर आए तो आप बता सकते हो कि व्हाई डज द पोएट वांट टू गो टू इनिस्फ्री। इनिस्फ्री क्यों जाना चाहता है?
द पोएट वॉन्ट्स टू गो टू इनिस्फ्री टू गेट पीस देयर, शांति के लिए वो वहाँ जाना जाता है, शांति पाने के लिए। वेयर विल द पोएट लाइव इन इनिस्फ्री, वो इनिस्फ्री में कहाँ पर रहेगा? तो अपन ने पढ़ा है कि द पोएट विल लाइव इन द इनिस्फ्री इन द बी लाउड ग्लेड इन इनिस्फ्री, वो वहाँ पर मधुमक्खियों की जो आवाज़ है गूंजने की, उसके बीच में वो वहाँ रहेगा। फिर है व्हाट विल द केबिन बी मेड ऑफ बाय द पोएट, उसकी जो झोंपड़ी है वो किससे बनी हुई होगी? तो वो बनी होगी, केबिन विल बी मेड ऑफ क्ले एंड वॉटल्स, यानी कि मिट्टी और लकड़ी के तख्तियों से बनी होगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द पोएट हैव देयर, कवि को वहाँ पर क्या मिलेगा? तो ही विल हैव 9 बीन रोज एंड ए हाई फॉर द हनी बीज देयर, वहाँ पर उसको एक तो बीन का जो पौधा है उसकी 9 पंक्तियाँ मिलेगी और साथ में वहाँ पर उसको मधुमक्खियों का एक छत्ता भी मिलेगा। ये पहला स्टेंजा था। सेकंड स्टेंजा में लिखा हुआ है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग। अब यहाँ पर कुछ वर्ड जो आए हैं वो आप देख लो। पहला वर्ड जो यहाँ पर मिलेगा आपको मिलेगा पीस, मतलब शांति होता है। ड्रॉपिंग का मतलब होता है आती हुई। व्हील्स का मतलब घूंघट या पर्दा होता है, व्हील्स। क्रिकेट वर्ड जो यहाँ पर आया है वो झिंगूर के लिए, एक तरह का जानवर होता है जो रात के समय में आवाज़ करता है। आपने सुनी होगी रात के शांत वातावरण में जब आवाज़ आती है तो वो झिंगूर की आवाज़ होती है, जिसको क्रिकेट बोलते हैं। क्रिकेट गेम भी होता है लेकिन यहाँ पर क्रिकेट जो है वो झिंगूर के लिए आया है। ग्लिमिर का मतलब होता है, ग्लिमर मतलब झिलमिलाहट या टिमटिमाहट। पर्पल आप जानते हो, ग्लो यानी चमक होता है। लिनेट एक तरह का बर्ड होता है जिसकी छोटी सी चोंच होती है और ब्राउन कलर के उसके फिदर्स यानी पंख होते हैं। तो यहाँ पर राइटर जो है वो ये कह रहा है कि वह इनिस्फ्री में रहते हुए उसे कुछ शांति मिलेगी। प्रातःकाल से रात्रि तक, सुबह से लगाकर रात तक शांति का वो साम्राज्य रहता है वहाँ पर। वह आधी रात में वहाँ की जो आधी अर्धरात्रियाँ हैं वो बिल्कुल चमकीली होती है और दोपहर जो होती है वो बैंगनी आभा से परिपूर्ण होती है। सायंकाल जो है यानी शाम के समय में लिनेट जो पक्षी है वो आसमान में उड़ते हैं और तब सारा जो आसमान है वो लिनेट पक्षी के पंखों से भर जाता है। मतलब इतने सारे बर्ड्स वहाँ पर उड़ते हैं। तो क्वेश्चन अगर इस पैराग्राफ में से आएंगे तो किस तरह से आएंगे? हाउ डज पीस कम देयर, शांति किस तरह से वहाँ पर आती है? तो पीस कम्स स्लोली ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, ये इसका आंसर है। सेकंड है हाउ डज मिडनाइट लुक एट इनिस्फ्री, मिडनाइट कैसी दिखाई देती है इनिस्फ्री में? द मिडनाइट इज फुल ऑफ ग्लिमर ऑफ मूनलाइट देयर, ये इसका आंसर है। फिर है डिस्क्राइब द नून एट इनिस्फ्री, दोपहर के बारे में बताओ कि दोपहर कैसी होती है? तो द दोपहर जो होती है वो होती है द नून हैज़ द पर्पल ग्लो देयर, पर्पल कलर की होती है। हाउ आर द इवनिंग्स एट इनिस्फ्री, और शाम कैसी होती है? तो शाम जो है वो अपन इन जो लिनेट पक्षी होता है उसके पंखों से भरी हुई आसमान पूरा भर जाता है। तो लिख रखा है ये इवनिंग्स आर फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स एट इनिस्फ्री, पंखों से पूरे कलर के जो पंख होते हैं लिनेट बर्ड के उससे भरा हुआ है। थर्ड स्टेंजा लिखा हुआ है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लेपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core। अब यहाँ पर वर्ड आए हैं, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। लेक मतलब झील होता है या सरोवर कह सकते हो। लेपिंग का मतलब जब पानी किनारों से टकराता है तो छप छप की छपाक की आवाज़ आती है, उसको लेपिंग बोलते हैं। ठीक है। शोर का मतलब किनारा होता है, झील का किनारा या तट होता है। पावमेंट्स का मतलब पगडंडियाँ, जहाँ पर सड़क नहीं बनी होती है, रास्ते जो पैर से लगातार चलने से जो रास्ते बन जाते हैं उसको पगडंडियाँ या पावमेंट्स बोलते हैं। ग्रे मतलब होता है स्लेटी रंग या ब्राउन कलर बोलते हैं। और कोर का मतलब होता है अंतर्मन, यानी कि दिल की गहराई। अब यहाँ पर बता रखा है कि राइटर कहता है कि अब मैं उठकर इनिस्फ्री जाऊँगा क्योंकि हमेशा दिन और रात में झील के पानी को तट पर टकरा कर मधुर मध्यम आवाज़ में छप छप करते हुए मैं सुनता हूँ। जब मैं सड़क पर या फिर पगडंडी पर स्लेटी पगडंडियों पर खड़ा होता हूँ तो मैं इसे अपने दिल की गहराइयों से
सुनता हूँ। मतलब राइटर फाइनली अगर पोएम के बारे में सुने समझे तो ये है कि कवि जो है वो इनिसफ्री इसलिए जाना जाता है कि उसको अपार शांति चाहिए और वो एक नेचर को प्रेम करने वाला है, नेचर लवर वो है, उसको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो प्रकृति की शांति में अपने आप को रखना चाहता है और बिल्कुल शांत वातावरण में प्रकृति का आनंद लेना चाहता है, इसलिए वो इनिसफ्री जाना चाहता है और वहाँ अकेला रहना चाहता है। खुद की झोंपड़ी बनाएगा, ठीक है, झोंपड़ी के अंदर वो एक मधुमक्खी का छत्ता भी होगा, प्लस वहाँ पर बी जो सेम के जो पौधे होते हैं, बीन ट्री पौधे जो होते हैं प्लांट्स, उनकी वो 9 लाइनें वहाँ पर 9 कतार वहाँ बनाएगा। रात में चंद्रमा की जो रोशनी होगी उसको उसकी चांदनी रात में वो वहाँ पर शांति का अनुभव करेगा। वहाँ पर शाम के समय भी पक्षियों के जो लिनेट पक्षी है वो उड़ते हुए दिखते हैं, तो उसको देखकर आनंद की अनुभूति होती है, शांति मिलती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि कवि पूर्ण रूप से शांति के वातावरण में जाना जाता है, क्योंकि वह शहरी वातावरण से पूरी तरह से उब गया है वो, ठीक है ना। इसमें अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट डज द पोएट हियर देयर, कवि वहाँ पर क्या सुनता है। तो कवि अपन जानते हैं कि जो पानी टकराता है झील का किनारों से तो छप छप की आवाज़ आती है, उसको सुनता है। तो वही लिख रखा है यहाँ पर, द पोएट हियर्स द लेक वाटर लेपिंग विद द साउंड्स बाय द शोर। फिर है वेयर इज़ द पोएट स्टैंडिंग, अब वो कहाँ खड़ा हुआ, तो मैंने बताया था कि या तो सड़क पर या उस पावमेंट्स जो पगडंडी है वहाँ पर खड़ा होकर वो इन चीज़ों को सुनता है। द पोएट इज स्टैंडिंग आइदर ऑन द रोडवे और ऑन द पावमेंट इन अ सिटी, वहाँ पर जो इनिसफ्री है वहाँ पर वो या तो पावमेंट या फिर रोडवे के ऊपर खड़ा होकर इसको सुनता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द साउंड ऑफ लेक वाटर ऑन द पोएट्स, क्या इफेक्ट पड़ता है पोएट के ऊपर उस साउंड का। द पोएट फील्स द साउंड ऑफ लेक वाटर इन डीप हार्ट स्कोर, वो दिल की गहराइयों से उसमें खो जाता है और उसकी अनुभूति करता है। व्हाट डज द पोएट इज हियरिंग इट इन द डीप कोर ऑफ द हार्ट एक्सप्रेसेस, तो उसको कैसे, ये सब बातें क्या शो करती है कि जब वो उस चीज़ को सुनता है दिल की गहराइयों से तो उसे कैसा महसूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रकृति के प्रेम को महसूस करता है, ये उसके नेचर के जो लव है उसको शो करता है। दिस एक्सप्रेस हिज डीप लव फॉर नेचर, यानी कि नेचर के प्रति जो उसका गहरा प्रेम है उसको वो सुनना चाहता है। तो इस तरह से ये पोएम यहाँ पर पूरी होती है। आप इस पोएम को अच्छे से सुनने के बाद आपको इस पोएम के जो स्टेंजाज हैं उसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इसके अलावा जो और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं वो भी आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।